हाँ। चलिए अब देखें हम लोग वैस्कुलर बंडल। सभी जानते हैं बंडल मतलब हो गया कलेक्शन। बंडल मीन्स कलेक्शन। बायोलॉजी में वैस्कुलर का मंडल मतलब ये मीनिंग होता है ट्रांसपोर्ट का मीडियम, ठीक है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सो वैस्कुलर रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट करने का जो कलेक्टिव वे है, पाथ है, उसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलर बंडल। अब सोचिए तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से दो स्ट्रक्चर रह जाते हैं, कौन से दो टिश्यू रह जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो नेचुरली जाइलम और फ्लोएम के कलेक्शन को या इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं वैस्कुलर बंडल, राइट। देखिए प्लांट में जो टिश्यू सिस्टम बना ना, वो कई टिश्यूज़ का कलेक्टिवली एक सिंगल पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कह रहे हैं टिश्यू सिस्टम। ये ऑर्गन नहीं है, ये टिश्यू सिस्टम है, और टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज हो रहा है किसी पर्टिकुलर पर्पस को पूरा करने के लिए। तो देखिए जाइलम अकेले या फ्लोएम अकेले ट्रांसपोर्ट के पर्पस को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए दोनों कलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट पर्पस फुलफिल करता है, राइट। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है क्यों ये टिश्यू सिस्टम के फॉर्म में दिखता है। तो जब हम लोग इसका मतलब लिंग्विस्टिक मीनिंग निकाल चुके, जिसके बारे में पहला पार्ट कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोर्ट टिश्यू सिस्टम, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ऑब्वियसली जाइलम एंड फ्लोएम। अब थोड़ा मेमोरी टेस्ट, इसी में सबका हालत खराब होता है। जाइलम के कंपोनेंट्स के नाम ट्रैकेट, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। डाइकॉट में इन चारों में से कौन कौन होगा? और मोनोकॉट में क्रिकेट में नहीं होता है हर बॉल पे छक्का, एक बॉल ऐसा है पता ही नहीं चला बॉल किधर से है किधर चला, वही हाल सब आईपीएल देखने वाले सब। वेसल्स किसका कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म का तो है, पर एंजियोस्पर्म में कौन? डाइकॉट और मोनोकॉट में किनका? वेसल्स मोनोकॉट का। डाइकॉट तक में ट्रैकेट्स, वेसल्स और ट्रैकेट दोनों मोनोकॉट। फ्लोएम में कितने पार्ट्स हैं, कितने तरह के सेल्स? नाम? फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब मेंबर, फ्लोएम के कंपोनेंट्स।
कंपेनियन ट्यूब नहीं है, कंपेनियन सेल्स है। हाँ, सिप ट्यूब मेंबर्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसमें से क्या सभी के सभी होते हैं मोनोकॉट में? क्या सभी के सभी होते हैं डाइकॉट में? ऐसा कुछ पढ़ें? मोनोकॉट में और डाइकॉट में फ्लोएम लेवल पे कोई अंतर है? क्या हो गया, कोई देखते नहीं है। अभी टिश्यू चैप्टर ख़त्म भी नहीं हुआ है। एनाटॉमी हम लोग अभी कदम नहीं रखे हैं। अभी भी एनाटॉमी में कदम कब रखेंगे? जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, रूट, स्टेम और लीफ का। ये बैकग्राउंड बन रहा है, बेस वर्क हो रहा है, यहीं पे आप लोग गड़बड़ा रहे हैं, तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे बताइए। रिवीजन इज़ ए मस्ट। ये मत सोचिए कल बायो का क्लास नहीं है तो आज पढ़ना नहीं है। रेगुलरिटी जब तक नहीं रहेगा तब तक आपके दिमाग में बात बैठेगी नहीं। हर दिन तीनों टॉपिक, तीनों सब्जेक्ट बराबर बराबर पढ़ना है। नया नहीं पढ़े तो पुराना ही रिवाइज कर लेना, छोड़ना नहीं है, जो आप लोग कर बैठते हैं और इसीलिए आप लोग को परेशानी होती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों होंगे, है ना, कहीं पे भी कंडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में या एंजियोस्पर्म में। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? एंजियोस्पर्म, कलेक्टिवली डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो फ्लोएम लेवल पे दोनों में कोई अंतर हमें नहीं दिखता, डाइकॉट मोनोकॉट। हाँ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फ्लोएम लेवल पे अंतर दिखता है। कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म में सीप ट्यूब मेंबर्स की जगह पे सीप सेल्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा के जगह पे वहाँ होते हैं एल्बुमिनस सेल्स। याद आ रहा है? और डाइकॉट और मोनोकॉट में, मोनोकॉट वाले में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते। याद है? फ्लोएम पैरेन्काइमा डाइकॉट तक में होते हैं, मोनोकॉट में आइए नहीं होते। अब देखिए जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट। जाइलम एंड फ्लोएम अरेंजमेंट। रूट, इसके अरेंजमेंट को कहते हैं रेडियल। रूट में जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है रेडियल अरेंजमेंट, और उसमें दिखाई क्या देता है? रेडियल कहने का मतलब क्या हो गया? ऑन द रेडियस। ठीक है, तो आप कोई भी पेड़ देखेंगे, कोई भी टहनी देखेंगे, ब्रांच देखेंगे, उसका जब सेक्शन कट करिएगा तो रफली आपको सर्कुलर नज़र आएगा। आता है ना? तो जहाँ पे सर्कल है वहाँ पे डिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेडियस। सेंटर से, सेंटर को हम लोग ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, सेंटर से कितनी दूरी पे है। तो यही कारण है कि इसमें हम लोग प्लांट में स्पेशली जिन चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलर, है ना, डायमेंशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो यहाँ रेडियल कहने का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन डिफरेंट रेडियस। एक रेडियस पे जाइलम होगा, दूसरे रेडियस पे फ्लोएम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल, ठीक है, यहां पे मोरलेस सेंटर। तो इस जगह अगर हम लोग फ्लोएम को प्लेस करते हैं, सेक्शन लीजिएगा तो फ्लोएम पूरे तो नजर नहीं आएंगे, पैच की तरह नजर आएंगे, धब्बे की तरह। ठीक है, ये अगर फ्लोएम है, ये अगर फ्लोएम है तो जाइलम इधर नजर आएगा, जाइलम ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ये है
जाइलम, ये है फ्लोएम। रिप्रेजेंट करेंगे पीएच से, रिप्रेजेंट करेंगे आगे से एक्स वाई। सो ये जाइलम के लाइंस और वो फ्लोएम के लाइन। अब देखिए तो अगर हम लोग रेडियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अलग रेडियस आ रहा है, इसीलिए इनको कहा जाता है रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, फिगर रेडियल अरेंजमेंट of xylem and phloem, that is vascular bundle in root। और साथ में बता दें ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म कहने का मतलब हो गया फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तो फ्लावरिंग प्लांट में रूट के सेक्शन में आपको जाइलम फ्लोएम इस तरीके से मिलेंगे। आगे से हम लोग वैस्कुलर बंडल को इन शॉर्ट वी कहा करेंगे। एब्रिविएशन कर देने से शॉर्ट में लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। अब चलिए, तो वैस्कुलर बंडल रूट में कैसे सजे होते हैं ये देख चुके। अब देखना होगा स्टेम में कैसे होते हैं। पॉइंट तो देख ले। अच्छा, ए इन द स्टेम, और स्टेम में इसकी सजावट को कहते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। स्टेम में इसकी सजावट को कहते हैं कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट, और इसको डिफाइन करते लिखते ही चलिएगा। और डिफाइन कैसे करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। रूट से मामला स्टेम में बदल जाता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम को एक ही रेडियस पे रखा जाता है। तो रेडियल टर्म तो उसको दे दिया, अब दोबारा रेडियस ला नहीं सकते, जॉइंट है ना, इसलिए कहा गया कॉन्जॉइंट। एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, पीछे के तरफ यानी पेरिफेरी के तरफ फ्लोएम, सेंटर के तरफ जाइलम, यही अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, अब एक और ख़ास बात देखना तो पड़ेगा, दिखते कैसे हैं ये। से फॉर एग्जाम्पल है ना, ये 4 रेडियस नज़र आ रहे हैं। हम लोग तय कर चुके हैं, शॉर्टकट यूज करेंगे। pH for phloem, pH for phloem and XY for xylem। ठीक है, ये है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट।
दोनों सेम ही चाहिए ना। कुछ तो अंतर नज़र आ रहा होगा डायग्राम में। हाँ बिल्कुल, इसमें एक लाइन से जब काम चल रहा है तो डबल लाइन खींचने की क्या ज़रूरत है ना? लॉजिक दिख रहा है? तो ये ज़रूरत है कि यहाँ पे यहीं से जाइलम ख़त्म हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से फ्लोएम शुरू हुआ। या ऐसे कर सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आए, जहाँ फ्लोएम ख़त्म हुआ जाइलम उसके आगे से शुरू हुआ। यहाँ पे क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक बाउंड्री पर कोई है, इसलिए उसके एग्जिस्टेंस के लिए डबल लाइन बनाया गया है। और ये एग्जिस्टिंग लाइन पर जो बैठा हुआ है उसे कहते हैं वैस्कुलर नहीं, कैम्बियम। और ये होता है मेरिस्टेमेटिक। और ये बैठा हुआ है जब ज़रूरत पड़ेगी एडिशनल जाइलम और फ्लोएम प्रोड्यूस करने की, उस समय ये डिवाइड करके नए जाइलम और फ्लोएम बनाने में मदद करेगा। इसलिए ये अरेंजमेंट पहले से रखा हुआ है। मतलब ये वो हो गया कि एक होता है वन टाइम यूज़, डिस्पोजेबल, यूज़ करो, ख़त्म हुआ कहानी, फेंक दो, जैसे ग्लासेस है, जैसे प्लेट्स हैं, यूज़ करो फेंक दो। और कुछ ऐसे होते हैं उसको रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टील के, शीशे के ग्लासेस एंड प्लेट्स। खाना हो गया, धो के रख दीजिए, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ रखो। बात वही है कि अगर हमको घर बनाना है तो मेन पिलर जो होता है वो सेंटर में ही दिया। तब बोलिएगा घर के अंदर में हमें पिलर कहाँ दिख रहा है? तो बच्चों आप जहाँ बैठे हैं वो फ्लोर के ऊपर है, ग्राउंड वर्क जहाँ पे हुआ है वहाँ देखिएगा, सेंटर में मेन पिलर रहता है और सपोर्ट में अलग से बाहर से पिलर। आजकल जो बिल्डिंग का प्लान है उसमें इसी तरह रहता है। पहले ये बनाइए तो सही, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद सर कौन सा और टॉपिक है? प्लांट वाला कब खत्म होगा? प्लांट पूरा तो होने दीजिए। जहाँ तक हम लोग पढ़ पाएंगे, हाँ जहाँ तक पढ़ पाएंगे, फ्राइडे तक जहाँ तक हो। हो गया? नहीं, मॉर्फोलॉजी अंदर से तो देख लिया, बाहर का देखेंगे ना। हो गया यहाँ तक? ये तो पता चल रहा है दोनों ही कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को एक ही रेडियस में दिखाया गया, राइट। अब आगे ज़्यादा सस्पेंस न रखते हुए, ये जो होता है इन मोनोकॉट, स्टेम, और ये होता है इन डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में जाइलम फ्लोएम के सजावट में अंतर मिलता है। कॉन्जॉइंट दोनों में ही है, लेकिन अंतर तो दिख रहा है, बीच में कैम्बियम घुसा हुआ है, मोनोकॉट में नहीं दिख रहा। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जॉइंट प्लस क्लोज्ड अरेंजमेंट। इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड अरेंजमेंट, और इसे कहते हैं कॉन्जॉइंट प्लस ओपन अरेंजमेंट। इसे कहते हैं कॉन्जॉइंट एंड ओपन अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, क्योंकि बीच में एक लेयर बैठा हुआ है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जो कि फ्यूचर में जब नए वैस्कुलर बंडल्स बनाने होंगे तो यही उसमें रोल प्ले करेगा। ठीक है,
तो फिर अगला सवाल तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए, डाइकॉट में तो बता दिए डाइकॉट में है, मोनोकॉट में वो नहीं है, इसका मतलब क्या वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा, अपनी मोटाई को नहीं बढ़ाएगा? तो जाहिर सी बात है नहीं बढ़ाएगा, नहीं करते, नहीं करता है, वैसा ही है। दूसरी तरफ बनाइए, प्राइमरी ग्रोथ से ही संतुष्ट रहता है, सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ जाता ही नहीं, सिर्फ डाइकॉट में ऐसा होगा, मोनोकॉट में नहीं होता। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। आप उसके है ना क्या कहते हैं स्टेम के अगर सेक्शन मिले हुए हैं डाइकॉट और मोनोकॉट के, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये डाइकॉट है या मोनोकॉट स्टेम है? बाय द कॉन्जॉइंट स्ट्रक्चर। और वैस्कुलर बंडल से ही आपको रूट और स्टेम के बीच में सेक्शनिंग में डिफरेंस पता चल जाएगा। रूट में कभी भी होगा, चाहे डाइकॉट दे मोनोकॉट दे, कॉमन थिंग वुड बी कि उसका अरेंजमेंट कैसा होगा? अरेंजमेंट होगा रेडियल। और स्टेम दिया जाएगा तो उसका अरेंजमेंट होगा कैसा? कॉन्जॉइंट। ठीक है, तो रूट और स्टेम के बीच में वैस्कुलर बंडल के बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, फिर ये डाइकॉट स्टेम है कि मोनोकॉट स्टेम है, ये वैस्कुलर बंडल ही बता देगा। अगर क्लोज्ड है मोनोकॉट, ओपन है डाइकॉट। ठीक है, यहां तक हो चुका, आगे बढ़ सकते हैं। अब सी वैस्कुलर बंडल इन लीफ। तो यहां पे ज्यादा झंझट नहीं है, सेम एज इन मोनोकॉट स्टेम, यानी कि कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। फिर आप पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं, सर अगर वैस्कुलर बंडल क्रॉस सेक्शन लीफ का दे दिया, यहाँ तो आप बता रहे हैं कि स्टेम और मोनोकॉट के साथ मैच कर रहा है, फिर कैसे पहचानेंगे लीफ का है? सोचे कि सर तो फंसे नहीं। लीफ क्लोरोप्लास्ट का अड्डा है, किचन है, वही फूड मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो जहाँ रसोई होती है, रसोई गैसेस मिलते हैं ना, उसी तरह से लीफ का अगर आपको सेक्शन मिलेगा, इट विल अपीयर ग्रीन। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द स्टेम। सो दैट विल बी एन इंडिकेशन कि आपको जो मिला है वो लीफ टिश्यू है। अब उसमें देखकर समझ जाएंगे, दैट इज इटसेल्फ स्पीकिंग अबाउट इट। नहीं तो वैस्कुलर बंडल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे बहुत हद तक आप एनाटॉमिकल स्टडी के बारे में बता सकते हैं। अगर हमें सेक्शन मिला तो प्रोबेबल किसके हैं। दिस इज द फर्स्ट हैंड एविडेंस कि हम किस तरफ अपना स्टडी का डायरेक्शन रखेंगे। राइट, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, पूरा कीजिए। इसलिए बी वेरी रेगुलर इन योर रूटीन। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। अब आइए, ये तो पहला लेवल था वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट का, जाइलम एंड फ्लोएम किस तरीके से होते हैं। नाउ समथिंग अबाउट जाइलम। ऑफ कोर्स ये टिश्यू सिस्टम में जा रहा है, इसलिए इसके बारे में कुछ और देखिए। द फर्स्ट फॉर्म्ड xylem, XY for xylem, is protoxylem. Later formed xylem, metaxylem. पहले बने हुए जाइलम को प्रोटोजाइलम कहेंगे और बाद में बने हुए जाइलम को मेटाजाइलम कहेंगे, याद रहेगा। अब देखिए, इन रूट प्रोटोजाइलम
मेटाजाइलम किधर किधर रहेंगे? प्रोटोजाइलम रहेगा टुवर्ड्स आउटसाइड या अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवर्ड्स पेरीफेरी, और इसको कहते हैं एक्सार्क अरेंजमेंट। याद कर लीजिएगा। प्रोटोजाइलम रहेगा बाहर के तरफ और मेटाजाइलम किधर रहेगा? टुवर्ड्स सेंटर। और ये कलेक्टिवली, इनको कलेक्टिवली कहा जाएगा एक्सार्क अरेंजमेंट। इसको कहा जाएगा कलेक्टिवली एक्सार्क अरेंजमेंट। यहां तक नोट कीजिए। अब एक चीज यहां पे बता दें साइड में, वो क्या कि प्रोटोजाइलम हम कहेंगे कि इनको अभी तक तो खाली बाय नेम जान रहे हैं, तो प्रोटो नाम से ही पता चल रहा है पहले पहले जो बने हैं, जल्दी जल्दी में बनते हैं, शुरुआत करनी है। प्रोटोजाइलम आर थिन, लेस एक्सपेंडेड। मेटाजाइलम बाद में बने, समय लेकर बना, नेचुरली क्या होगा, उसका जो भी कंडक्टिंग पोर्शन होगा वो ज़्यादा वाइड होगा। मेटाजाइलम मोर एक्सपेंडेड। और इसी से प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बीच में हम फर्क कर पाएंगे। ठीक है। अब इन स्टेम, रूट में अगर ऐसी सजावट है, स्टेम में कैसी होगी? इसमें प्रोटोजाइलम रहता है ठीक उल्टा, टुवर्ड्स सेंटर, और मेटाजाइलम रहता है टुवर्ड्स पेरीफेरी, या ऑब्लिक में जो जो यहाँ लिखा हुआ है टुवर्ड्स आउटसाइड और टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर, वो सब भर लेंगे। तो अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, ठीक उल्टा हो गया। और इसको कहा जाता है एंडार्क अरेंजमेंट ऑफ जाइलम। वो हो गया एक्सार्क अरेंजमेंट रूट में, और स्टेम में एंडार्क अरेंजमेंट। ठीक है, उल्टा रहता है। लीफ डू स्टेम जैसा। तो वर्चुअली हम लोग अब आ चुके हैं इस स्टेट पे कि
टिश्यू का नॉलेज हमारा पूरा हो गया, टिश्यू सिस्टम का नॉलेज पूरा हो गया। चैप्टर के तीसरे पोर्शन में आ गए हैं। यहाँ देखना होगा रूट में कैसे रहते हैं ये सब, स्टेम में कैसे रहते हैं, लीफ में कैसे रहते हैं। देन द चैप्टर वुड बी डन। Leaf we are in the entire thread. हो गया, आगे बढ़ जाएं। सभी का समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? कोई हाथ खड़ा करेगा? याद करने के लिए कुछ दिए थे? जैसे ही पूछेंगे, अब देखिए एनाटॉमी ऑफ रूट। आपको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन साइलेंटली हम आप लोग को सजा दे रहे हैं। हम क्या बोले थे? अगर आप कॉपरेट नहीं कीजिएगा क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगा। कॉपरेशन वो है, आप याद करके आएंगे तब तो हम आगे का डोज देंगे। जब आप याद करके ही नहीं आएंगे, फ्लुएंसी आएगी ही नहीं, तो हम आगे बढ़ाएंगे कैसे क्लासिफिकेशन को? और बिलीव मी, अगर इन चैप्टर्स के साथ साथ क्लासिफिकेशन का पोर्शन विथ एग्जाम्पल नहीं आप याद करते हैं, उस चैप्टर में जब आप जाएंगे ना, आप चारों खाने चित गिरेंगे। अब कहते हैं कुछ लोगों को जब तक आग में उंगली नहीं डालता उसको पता नहीं चलता है कि आग जलाता है। वो एक्सपीरियंस करना चाहता है कैसा छेंक लगता है। तो आपकी मर्जी। तो हम तो आपको बचाने का ही कोशिश करेंगे। आपको नहीं लगे कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, तो आप वो याद करके रखें और अपने इंटरेस्ट में कहिएगा। सबको ही पूरा क्लास कहेगा कि हाँ याद हो गया, तब हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि 2 स्टूडेंट करके गए, बाकी लोग नहीं किए, इससे क्लास का डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लास मतलब सारे बच्चे। जब तक सबको लास्ट बेंच तक अगर मेरी बात नहीं समझ में आई, फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हर एक के दिमाग में वो बात जाए, इसलिए पूरा क्लास जब याद करके आएगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, तभी हम आपको क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो वहीं रुका हुआ रहेगा। और जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे, फिर आप देखिएगा ये कितना बोझिल लगेगा, सब भागना लगेगा। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना ये आपके ऊपर है। अब देखिए एनाटॉमी ऑफ रूट, इसमें हम लोग को क्या क्या दिखेंगे वो देखिए। तीनों सिस्टम दिखेंगे ना। जो टिश्यू सिस्टम है, आपको बताएं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स कैसे होता है। उसके 3 प्राइमरी ऑर्गन, वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन के बारे में ही पढ़ना है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रूट एंड स्टेम एंड लीफ, ठीक है। और इन तीनों में ही आपको इनके, है ना, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर बंडल, तीनों दिखे। एपिडर्मिस की सजावट बाहर से, क्योंकि कवरिंग एजेंट है। वैस्कुलर बंडल सेंटर में ट्रांसपोर्ट एजेंट है। बीच के खाली जगह को भरो, ये कौन काम करेगा? ग्राउंड टिश्यू। आइए कलम कैसे चल रहा है ध्यान दीजिएगा, अपने में खो नहीं जाना है, क्योंकि आपको ये काउंटर ड्रॉ करना है। देखिए इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, इस पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, राइट। एंड दिस इज एपिडर्मिस। और एक बात, इससे पहले कि आप बनाना शुरू करें, डायग्राम फ्रेश पेज में बनाइएगा, क्योंकि नीचे बढ़ता जाएगा। और जिस पेज में इसका डायग्राम बना रहे हैं उस पेज में लिखिएगा मत, सिर्फ अगल बगल जगह छोड़िएगा ताकि आप नेमिंग कर सकें लेवल करने के लिए। बाकी इसका राइटअप अगले पेज में, जिस पेज में आप इसको बना रहे हैं फ्रेश पेज में होना चाहिए। जो भी लास्ट पोर्शन में शुरू कर रहे हैं वो फंस जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए फ्रेश पेज में शुरू कीजिए, जो जगह बच गया वहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और फ्रेश पेज में शुरू कीजिए, यहाँ तक पूरा कीजिए, फिर लेवल करते हैं।
ओके, तो एपिडर्मिस है, ये कैसे सेल्स होंगे, कौन बता सकता है? अगर किसी को याद हो तो। नहीं याद है। पैरेनकाइमा के सेल्स हैं। ठीक है, इस पर और क्या दिख रहा है? हेयर्स, और इन हेयर्स को कहेंगे रूट हेयर्स। क्यूटिकल दिखेगा? नहीं दिखेगा। स्टोमाटा दिखेंगे? सवाल ही नहीं उठता, नहीं दिखेंगे। हो गया, दिस इज अबाउट द एपिडर्मिस। ठीक है, अब आगे बढ़े। एपिडर्मिस, एक चीज और, ये हम लोग जो देख रहे हैं एनाटॉमी ऑफ रूट, ये टाइप है डाइकॉट। पहले हम लोग डाइकॉट का स्टडी करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? डाइकॉट सिंपल है और दुनिया में पहले आया, मोनोकॉट इसके बाद आया है। राइट, यहाँ नोट कर लीजिएगा। ये हम लोग देख रहे हैं डाइकॉट रूट का। एपिडर्मिस कैसा होता है? सेल्स पैरेनकाइमेटस, शेप of cells elongated, बात नहीं, elongated without intercellular space, cuticle absent, stomata absent, hairs present, called root hairs. Nature absorptive for water plus mineral, और तो और made of single epidermal cell as an extension, यानी एक ही सेल है, वो बाल की तरह लंबा हो गया है। ये मतलब है सिंगल सेलुलर होने का। ठीक है, तो उसका थिकनेस क्या होगा? सिंगल सेलुलर थिकनेस, मोटाई एक ही सेल लेवल की है। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का पूंछ निकल गया है, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा। सो थिकनेस सिंगल सेलुलर, नेचर बता ही चुके और यही इसका फंक्शन है, एब्जॉर्प्टिव। अब वापस आते हैं डायग्राम पेज पे। ये था एपिडर्मिस, ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या होगा? ग्राउंड टिश्यू।
और ध्यान दीजिएगा, बना रहे हैं जिस तरीके से दिखेगा। बहुत गौर से देखिएगा। आप कहिएगा सर खाली गोला खींच रहे हैं, नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है क्यों इस तरीके से बन रहे हैं ये। और जब तक ये बन रहा है तब तक ये सोच लीजिएगा, क्योंकि सर पूछेंगे ये कौन से टिश्यू से बने हुए लग रहे हैं, तो इनका जवाब देने लायक आपको खुद बनना होगा। बाकी तो लिखा हुआ है ही। ललचाना नहीं है, अंगूर इतना लटका हुआ है समझ के। अब एक चीज देखिए, सारे के सारे स्फेरिकल नजर आ रहे हैं और आप टिश्यू पढ़े हैं प्लांट का, 5 टिश्यू था। अब बोलिए 5 कहाँ, 2 टाइप तो था, सबको मिला दिए, टोटल 5 है ना। मेरिस्टेमेटिक तो ये होगा नहीं, ये तो तय बात है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाता, डिवाइडिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये चुपचाप पड़े हुए हैं तो परमानेंट है, इसलिए मेरिस्टेमेटिक को लाने का कोई सवाल नहीं उठता। रूट बना हुआ है तो रूट बिगड़ थोड़े जाएगा, बना ही हुआ रहेगा, परमानेंट स्ट्रक्चर। तो ये बने हैं परमानेंट टिश्यू से फॉर श्योर। तो 5 जो बोले पंजा, ये परमानेंट टिश्यू के 5 टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। आपको क्या लगता है फ्लोएम होगा ये? तब तो वैस्कुलर बंडल में आता, सवाल नहीं। जाइलम होगा कि नहीं? ये दोनों वैस्कुलर बंडल, 3 बच गए, 2 हट गए। कौन कौन बचा? पैरेन, कोलेन एंड स्क्लेरेन। स्क्लेरेन की खास बात क्या होती है? डेड होता है। ये देख के लग रहा है डेड है? क्या बात करते हैं? नहीं जी, डेड नहीं है। यहाँ तो दिख रहा है ना? तो स्क्लेरेन्काइमा का तो सवाल नहीं उठता। स्क्लेरेन्काइमा का सबसे बड़ा मतलब टीआरपी उसका है कि सेल वॉल एक्सट्रीमली थिक। क्यों? क्योंकि उस थिकनेस के वजह से ही साइटोप्लाज्म में साथ छोड़ा है, रहने का जगह ही नहीं दिया, तो कहाँ से जिंदा रहेगा? जिसका साइटोप्लाज्म गया उसका लाइफ चला गया, क्योंकि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज द साइटोप्लाज्म, नॉट द न्यूक्लियस, इट इज कंट्रोल सेंटर। तो जब लाइफ ही हटा दीजिएगा फिर कंट्रोल क्या करेगा? जब राजपाट चला जाएगा राजा क्या करेगा? कुछ नहीं। अब कोलेन्काइमा होता या पैरेन्काइमा होता तो डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होंगे? कोलेन्काइमा में कंपैरेटिवली इंटरसेलुलर स्पेस कम नजर आते हैं, न के बराबर। दूसरा, सेल वॉल के कॉर्नर पे थिकनिंग मटेरियल का डिपोजिशन दिखता है, नहीं है। बचा क्या? पैरेन्काइमा। मल्टी सेलुलर लेवल है, मल्टी लेयर सेल्स हैं। दूसरी चीज़, बाहर से अंदर के तरफ यानी एपिडर्मिस से जैसे जैसे सेंटर के तरफ आ रहे हैं साइज ऑफ द सेल बढ़ता जा रहा है। यही बात बताना चाह रहे थे, इसी को ध्यान देना है। मल्टी लेयर्ड, हाँ, पैरेन्काइमा सेल्स, मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये भी है पैरेन्काइमा, और ये कहलाएगा कॉर्टेक्स, और ये ग्राउंड टिश्यू का पहला टाइप। वो था एपिडर्मिस, यहाँ से जीटी शुरू हो गया,
मजाक में बोले थे ग्रैंड ट्रंक रोड, वो नहीं, ये है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू शुरू हो चुका। ग्राउंड टिश्यू का पहला है कॉर्टेक्स। आगे चल के आपको पता चलेगा बाहरी लेयर को किसी का भी कॉर्टेक्स ही कहते। किडनी पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे बाहरी लेयर के टिश्यू को कॉर्टेक्स कहते हैं। फिर आप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा ही, उसमें भी देखिएगा बाहरी लेयर को कॉर्टेक्स कहा जाता है। ओवरी का एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे बाहरी लेयर को कॉर्टेक्स कहता है। कॉर्टेक्स इज आउटसाइड, ये एक टर्म है, दैट्स इट। ये रिप्रेजेंट करता है आउटर लेयर। हो गया, बहुत सिंपल है। गोलाकार स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ऊपर से नीचे की तरफ साइज बड़ा करते जाना और डिस्टिंक्टली इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। जो दिख गया है ना, अब उसी को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या दिख रहे हैं। चलें आगे बढ़े। अब धीरे धीरे शेप ले रहा है, जो हम लोग एनाटॉमी पढ़े हैं वो, तो वहाँ वेस्ट ये क्या कहते हैं ग्राउंड टिश्यू लिख चुके हैं। ग्राउंड टिश्यू का पहला टाइप कॉर्टेक्स। अब इसके प्रॉपर्टीज देखिए। सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा। सेंटेंस हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो सेंटेंस लिखेंगे 4-4 पेज भर जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, शॉर्टकट कीज, ये कीज याद रखिए। इसलिए सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है। शेप एग्जैक्टली स्फेयर है क्या, ओवल, और पॉलीगोनल कहते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस होगा, है प्रेजेंट। सेल वॉल, इसका सेल वॉल कैसा दिख रहा है, थिन। लेयर्स ऑफ सेल्स, मल्टी लेयर। पर्पस, क्यों हो आप यहाँ, क्यों हैं, तो बताएंगे पर्पस क्या है। पर्पस है स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि ज़मीन के अंदर फोटोसिंथेसिस का मौका तो नहीं मिलेगा। अभी तक वो स्थिति नहीं बनी है कि ज़मीन के अंदर सूरज की रोशनी पहुंच जाए, तो सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। पैरेन्काइमा का जो अपना कैरेक्टर होता है, वही क्लोरोप्लास्ट लेके सब जगह खड़ा हो जाता है खाना बनाने, वो नहीं कर पाएगा। तो दूसरा काम क्या करेगा, खाना नहीं बना सकता है, रख तो लगा, रख लिया। इसलिए ये यहाँ पे स्टोरेज पर्पसेस से प्रेजेंट है। हाँ, ये करेगा वो काम। दिस इज हाउ कॉर्टेक्स इज। नाउ बॉटम लेयर, of cortex is called endodermis। तो एंडोडर्मिस आगे जो देखेंगे वो दरअसल कॉर्टेक्स ही है, लेकिन कॉर्टेक्स का आखिरी लेयर, ठीक है। सेल साइज increase from periphery towards center। बाहर से अंदर के तरफ इनके आकार में वृद्धि होती जाती है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो आज यहीं तक रखें।